प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चन नॉलेज का गेम, बट उसके बाद की जो फाइट है वो एप्टीट्यूड की फाइट है। आप कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें द कोर है इसके द्वारा कोविड के समय जो वो कॉमन सेंस, वो एलिमिनेशन, चाहे आप जो भी कह लो, वो जो सीरीज चलाई गई थी, इसी सीरीज को अभी पुनः हम जो है चला रहे हैं ताकि आपको वो थिंकिंग मिले। अगर हम प्रीलिम्स में बात करें तो ये बेल कर्व बताता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट कहाँ पर जो है दम तोड़ देते हैं। मैक्सिमम अगर हम कैंडिडेट की बात करें, जहां आप भी बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वह आपसे 30-35 तो हो जा रहे हैं, बट उसके बाद जो है क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। और वह जो फाइट है वो फाइट यहां पर, यहां तक पहुंचने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, बट उसके बाद जो है बहुत से लोगों की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रही है। और जो एक्सट्रीम हर बार प्रीलिम्स निकाल रहा है वो तो एक्सट्रीम लेवल पर है, जहां पर बहुत कम लोग हैं जो नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी कम लोग हैं जो अच्छी खासी मेहनत कर चुके हैं, वो इसी बाउंड्री में अटक जा रहे हैं और प्रीलिम्स बार बार नहीं हो रहा है। और यह एक बड़ा हिस्सा है, बट इसके बाद निकालने के लिए वो आपको प्रीलिम्स का एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलना होगा, और इसके लिए बेस अंडरलाइंग फैक्टर नॉलेज ही है। बट उस नॉलेज को आप कॉम्प्रहेंड करके कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसका रेफरेंस लेके उसका इंटरप्रिटेशन लेके आप आंसर में जो है ऑप्शंस को देखेंगे और आंसर लेके आएंगे। आप कैसे ऑप्शन में जो लैंग्वेज दी गई है उसको कॉम्प्रहेंड करेंगे, या उस लैंग्वेज में ही आपको जो आता है आप कहीं फंस ना जाए, कहीं ट्रैप में ना फंस जाए, उस ट्रैप से कैसे बाहर निकलेंगे, उन सब की फाइट है यह। और इसके लिए जो है हम इस सीरीज में देखेंगे कि वो कॉमन सेंस क्या है, वह इंटेलिजेंट गैस क्या है, और उसके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं और कैसे उनको करना है। तो हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन लेंगे, प्लस द कोर है इसकी मेंटोरशिप में भी जो इस तरह प्रैक्टिस करवाई जाती है, केवल और केवल नॉलेज नहीं, उस नॉलेज को एक्चुअल में कंसोलिडेट करना, आत्मसात जो करवाया जाता है, फिर उसी हिसाब से हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि वह थॉट जो है सीखने को मिले। तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन की अगर जो है कॉमन सेंस की अगर बात करें, तो बेसिक यहां पर जो अंडरलाइंग फैक्टर होगा वो नॉलेज ही होगा। वो आपका कंटेंट जो है पहले सॉलिड होना चाहिए, उसी के बाद जो है आपका वह कॉमन सेंस या एलिमिनेशन या जो जनरलाइज अप्रोच है वर्क करेगी। अब इसमें जो है बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है टाइमलाइन के जरिए, स्टेटमेंट की इंटरडिपेंडेंसी को देखकर कि वो एक अगर है तो दूसरा भी होगा, दूसरा है तो तीसरा भी होगा, या वर्ड को ब्रेक करके एटिमोलॉजी लगाकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे सोशल कैपिटल आ गया तो सोशल सामाजिक को कैसे देखेंगे, कैपिटल पूंजी को कैसे देखेंगे, फिर ऑप्शन से मैच कैसे करेंगे। तो ये एक अप्रोच हो गई, एक रीजनिंग की अप्रोच हो गई, जो आपको आता है उसको अप्लाई करके फिर आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। या एक्सट्रीम वर्ड जो है, अब यहाँ एक्सट्रीम वर्ड को देखकर ये हटाना नहीं कि एक तो एक्सट्रीम है या तो एनी दिया हुआ है, ओनली दिया हुआ है, तो उसको हटा ही दें, बट उस एक्सट्रीम को भी हटाने का मेथड क्या होगा। क्या केवल फैक्ट दिया हुआ तो फैक्ट के बेसिस पर हटा दें, क्या स्पेसिफिक फैक्ट दिया हुआ तो क्या हमेशा स्पेसिफिक फैक्ट गलती ही होगा। तो उस तरह जो है वहां पर उनमें क्वेश्चन को कैसे करना है, और फिर आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे आप रेफरेंस से कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये सारे तरीके वो एलिमिनेशन के या कॉमन सेंस के जो है तरीके हैं। इसमें मैंने पहले ही बोला कि आपका बेसिक कॉमन सेंस काम करेगा, और इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए या इस मेथड को एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कूल एंड काम माइंड चाहिए होगा। और कूलनेस एंड कामनेस तभी रहेगी जब इनफ तौर पर एग्जाम हॉल से पहले हमने प्रैक्टिस की है, पीवाईक्यूज जो है उसको देखा है, देखा ही नहीं है, उस पीवाईक्यूज की तरह ही जो अननोन अदर क्वेश्चंस हैं उनमें उसको अप्लाई भी किया है और कॉन्फिडेंस जनरेट किया है कि यस वो वर्क कर रहा है। और इन सब में जो है आउटकम प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना है, यह नहीं देखना है कि 10 के 10 क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हैं तो 10 के 10 सही होने चाहिए। वो प्रोबेबिलिटी जो है आउटकम की सही होने की, वो कितनी सही है उस नजरिए से देखना है।
तो यहां पर ये जो कॉमन सेंस है इसको पहले हम एक यूपीएससी के इस क्वेश्चन पर देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 जो है उसके संदर्भ में पूछा है, जो अमेंडमेंट लाया गया था इसमें, इस अधिनियम में जो है चेंजेस लाए गए थे। अब इस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट है, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि इस संपत्ति का मालिक उस दिन लेन देन के बारे में अवगत नहीं। सेकंड है, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है वो नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन अगर ओनर को जो है जानकारी नहीं है। प्रॉपर्टी जो है बेनामी वह सरकार के द्वारा कॉन्फिस्केट की जा सकती है। इसके तहत 3 ऑथोरिटी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए है, परंतु यह अपीलेट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है। अब यहां पर हमें इस तरह का थिंकिंग नहीं अपनाना है कि स्पेसिफिक फैक्ट दे रखा है तो स्पेसिफिक फैक्ट गलत हो जाएगा। अपितु नॉर्मल कॉमन सेंस कि पॉलिटी में अगर कोई मैकेनिज्म है, अपीलेट बॉडी है, तो क्या उसमें अगर मामला जा रहा है तो क्या अपील उसके हायर नहीं होती है क्या, या हमारी जो जुडिशरी का जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें हायर लेवल पर अपील का प्रावधान कहां होता है। एक वो कॉमन सेंस, या एक मैंने अपराध किया है और उस अपराध को मैंने किसी और से करवाया है, अब वो जानकारी में आ जाए तो क्या जिसने करवाया है कि यह जानकर कि उसको पता ही नहीं है तो वो जो है अनजान बन रहा है, तो क्या जो करवा रहा है उसको सजा नहीं मिलेगी क्या? और क्या इस तरह के थिंकिंग अगर होगी तो क्या मामले उलझ नहीं जाएंगे? ये कॉमन सेंस हमें सोचना है, और उसी कॉमन सेंस का नाम ही जो है वो जो बेल कर्व मैंने बताया था, तो बेल कर्व के इधर वाले जो लोग हैं जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है वो उधर की तरफ जो जा रहे हैं वो इसी सेंस से जा रहे हैं। बट अगर फालतू में ही कि बस लेना है वर्ड, लेना है एग्जैक्ट डाटा, वो गलती होगा तो फिर वो यहां न जाने के बजाय ये यहां पर बैकफॉल भी कर जाएगा। अब यहां पर अगर सोचते हैं तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि बेनामी जो है ट्रांजैक्शन ये नहीं समझा जाएगा अगर ओनर जो है उसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मामले बढ़ते जाएंगे, और ज्यादातर बेनामी मामलों में होता है क्या है, जिसके पास बेनामी प्रॉपर्टी वो अपने नौकर चाकर उन्हीं पर क्या करता है, उनके नाम कर देता है, वो उसके प्रति लॉयल होते हैं। अब मैं अनजान बन जाऊं और ऐसा हो जाए तो सब लोग ऐसा ही करते रहेंगे और हमेशा का है जो कल्प्रिट है वो छूटता ही जाएगा। तो यहां पर यह कॉमन सेंस सोचना है कि सही होगा कि नहीं होगा। अब मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं ये गलत ही होगा, या ये भी नहीं कह रहा हूं ये सही होगा, पर इस तरह की थिंकिंग से आपके मन में डाउट क्रिएट होना चाहिए, और फिर आपको यहां पर ऑप्शन पे जाना होगा कि सही होगा कि नहीं होगा। लेट्स से आपने कहा कि ठीक है यह जो है सही होगा, अगर ये सही होगा तो ये आंसर ये नहीं होगा, ये होगा या ये होगा। सेकंड, यह सरकार के द्वारा जब्त की जा सकती है, कोई भी इस तरह का मामला सरकार जब्त करेगी तो मतलब 2 सही होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो इसका मतलब मैंने 1 को माना है सही, बट 2 जो है सही आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा 1 मैंने जो सोचा है वो गलत हो सकता है। तो अगर मैं इसमें लॉजिक अप्लाई करूं कि अगर ऐसा है तो वो नॉट जो है बेनामी नहीं, उसको बेनामी मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज मामले बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये गलत हो सकता है, ये गलत होगा। अगर ऐसे करते हैं तो इस तरह अगर हटाते तो आंसर बी होगा या डी होगा। अब इस ऑप्शन में जो है यह बोल रहा है कि इसमें जो है 3 प्राधिकारियों की जो है इसमें जो है प्राधिकरण का उपबंध है जांच के लिए, कोई अपीलीय प्रावधान नहीं। अब यहां पर आपको ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ देखना, अगर इनमें से दोनों में से एक भी गलत हुआ ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत होगा। अब इसमें अगर आपको 3 नहीं भी पता है
तो यहाँ पर यह रिस्क नहीं लेना है कि यूपीएससी जो है फैक्ट देता है, जब फैक्ट देता है तो फैक्ट गलती होते हैं, तो वो कई बार आपको बैकफायर करेगा। आपको बेसिक जो आपके सामान्य आसपास जो जानकारी है उसको लेते हुए सोचना है। तो इसमें यह सोच सकते हो कि क्या यह कोई अपीलीय प्रावधान नहीं होगा, क्या पॉलिटी में अपील का प्रावधान नहीं होता है, क्या होता ही है? अगर होता ही है तो गलत होगा। ये गलत होगा तो आप इसको जब हटाते हैं ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आता है, वो है टू ओनली। तो यह जो सेंस है, यह जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, और उस पर यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन। अगर इसी सेंस को जो है मैं यह अगर अप्लाई करूं, जो द कोर आईएएस के प्रीलिम्स मेंटोरशिप में जो थिंकिंग है वो जो कंसोलिडेट करवाई जाती है, तो एक बार ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अब ये टॉपिक एक्चुअल में न्यूज में था, बट जब क्वेश्चन पेपर में आ चुका तो आपको नहीं पता है कि न्यूज में था कि नहीं था, बट फिर भी आपको यहां पर ऑप्शंस देखने। कह रहा है, यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से साइबर अपराध से निपटने के लिए एक वैश्विक कानूनी ढांचा स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। एम्स टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट साइबर क्राइम थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब यहां पर नेशनल कन्वेंशन है साइबर क्राइम में, तो हो सकता है ये होगा। जब कन्वेंशन आ रहा है तो इसका कन्वेंशन जब आ रहा है तो साइबर क्राइम के लिए होगा, क्योंकि यहां पर साइबर है ही, और यह जो है बात करता, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां हो सकता है। सेकंड है, इट द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूएनजीए। यूएनजीए के तहत पहला जो है कानून रूप से बाध्यकारी। अब पहला, अब यहां पर एक्सट्रीम है, पर इसका मतलब एक्सट्रीम है, इसका मतलब ये नहीं गलत हो जाएगा, या ऐसा भी नहीं सही हो जाएगा। आपको इसको स्टार मार्क करना होगा कि नहीं होगा, यू डोंट नो। फिर है, भारत ने इस सम्मेलन की पुष्टि कर इसे अपने घरेलू कानून में लागू कर दिया है। इंडिया हैज रेटिफाइड एंड इंप्लीमेंट द कन्वेंशन इनटू इट्स डोमेस्टिक लॉ। अगर ऐसा है और आप जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उस साल इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो कहीं ना कहीं आपने वो सुना होगा। और जिस तरह साइबर के क्राइम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में ये न्यूज में रहना चाहिए, अगर इंडिया ने रेटिफाई किया है या उसको इंप्लीमेंट किया। बट ऑब्वियसली बात, अगर आपने नहीं सुना है, इसका मतलब क्या होगा, ये गलत होना चाहिए। अगर आप इस तरह कॉमन सेंस सोचते हैं और इस तरह अगर हटाते हैं, तो आपके पास आंसर मिलेगा कि आंसर क्या होना चाहिए। आपको यहां पर ये इसको देखकर उसको हटाना नहीं है, कॉमन सेंस सोचना है। फोर्थ है, यह जो है इसका जो सेक्रेटरी असिस्टेंस है उसको यूएनओडीसी देता है। अब आपको फैक्ट नहीं पता है, बट आपने अगर कॉमन सेंस इसको हटा दिया तो आपके पास ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो यह जो है आपको सीख कर प्रैक्टिस के तौर पर उसी तरह के क्वेश्चन में कंसोलिडेट करना होता है, तब है थिंकिंग बनेगा, तब है थॉट बनेगा, तभी ये वर्क कर पाएगा। और यही जो है द कोर के मेंटोरशिप प्रोग्राम में पूरा पर्पज वो रहता है कि वो है कंसोलिडेशन करवाया जाए। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी ने जो है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा, उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। और यही नहीं, यूपीएससी की तरह ही हमारी तरफ से भी एक तरह इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स मेंटोरशिप में पूछा गया है। तो वो कॉमन सेंस ही है जो ये काम करता है। और ऐसे यूपीएससी ने जो अलगी बेस्ड थर्ड जनरेशन जो अलगी है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सेकंड जनरेशन रिफाइनरी बठिंडा में खोलने का निर्णय लिया था, तो यूपीएससी ने ये थर्ड जनरेशनल बायो रिफाइनरी जो है उस पर क्वेश्चन पूछा था। यहां पर भी वही कॉमन सेंस है, जो आप आसपास हो रहा है उसको सोचते हो। और इसी को द कोर आईएएस के प्लेटफॉर्म पर टॉपर्स ने भी डिस्कस किया है। 2022 में जतिन जो है उसने ये सेंस सीरीज डिस्कस की है। इवन उपमा जो राइट नाउ आईएफएस है गुजरात कैडर में, उसने भी वह डिस्कस किया। और सारे टॉपर उस थिंकिंग को बताते हैं, बट उस थिंकिंग को बताने के साथ साथ उसे हमें कंसोलिडेट करना होता है,
उसे हमें आत्मसात करना होता, तभी वो एग्जाम में एक्चुअल में इंप्लीमेंट होती है, हमें फायदा देती है। और तभी हम उस बेल कर्व में जो एवरेज जो लोग हैं, जो ज्यादातर जो लोग हैं यहां पर हैं, जहां ये अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, और ये माइन्यूट बाउंड्री है, उस माइन्यूट बाउंड्री को क्लियर कर पाते हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे देखेंगे कि टाइमलाइन के जरिए इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे इस सेंस को जो है डेवलप जो है करके और जो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को अच्छा कर सके। और जो ये लास्ट 2019 में लिया गया था, उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं।